अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर कोई स्टूडेंट पास होके टीचर का शुक्रिया करता है तो उस स्टूडेंट का ये जेस्चर क्या शो कर रहा होता है? रिस्पेक्ट। अच्छा, और मतलब टीचर ने स्टूडेंट ने पेपर दिया था, पास हो गया, बस ठीक है। टीचर का क्या? स्टूडेंट इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि जो टीचर ने सिखाया था, टिप्स बताई थी, उसके हिसाब से किया तो पास हो गया, वरना मैं नहीं कर पाता। ओके। एक बाजार में दो बिल्कुल एक जैसी दुकानें, बिल्कुल सेम सामान वहां मिलता है, दोनों ही सेल्समैन बहुत अच्छे, लेकिन एक पे रश ज्यादा है, दूसरे पे रश नहीं है। कभी ऑब्जर्व किया है सर? तो जिस पे रश ज्यादा है उसमें उसका क्या कमाल है, और जिसमें रश नहीं है उसमें उसका क्या कसूर है? सेम सेम लेवल, बिल्कुल सेम लेवल ऑफ इखलाक और सब सेम, बिल्कुल सेम लेवल, सेम चीजें हैं, सेम तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल सेम क्वालिटी, फिर भी एक पे रश ज्यादा है, दूसरे पे नहीं है। स्ट्रगल सब सेम है, सब है। लक की बात? अच्छा, नहीं लक मुझे क्या पता सेम है? सेम सजावट है, सेम खूबसूरत सेलमैन है, सब सेलमैन का अखलाक सबका सेम है। नहीं, कभी इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया? अक्सर खाने पीने की चीजें ऐसी होती हैं, दही पकौड़ियों वाले एक दुकान वाले की चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही है, सेम है, टेस्ट भी सेम है, सब मार्केटिंग भी सेम, सब सेम है, बिल्कुल सेम है जी। क्या बात, किधर गया, कौन है? हाँ, असल में ना मसला ये है कि हम लोग इतने कंफ्यूज हैं सारे कि हम लोगों की पहली फिक्र जाती ही इस बात पे है कि किसने क्या क्या एक्शन लिए, किसके क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ये जो दुनिया में सब होता नजर आ रहा है ना, ये अल्लाह ने सिस्टम बनाना था। एक अल्लाह का तकवीनी निजाम होता है, तशरीई निजाम होता है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाना था और हमारा टेस्ट था। कुरान पाक में भी अल्लाह ने बहुत जगह फरमाया है। और मुझे जो एक सूरह कहफ की याद आ रही है कि ये जो दुनिया में जितनी भी जीनत की चीजें हैं, ये अल्लाह ने इसलिए बनाई हैं ताकि आजमाए। अच्छा, आजमाइश या टेस्ट होता है ना, कोई भी सवाल अगर है और पेपर का सवाल बहुत मुश्किल है, तो एक तो मुश्किल सवाल बनाने का तरीका ये होगा कि उसमें वो चीजें पूछ लें जो नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछ लें। लेकिन अगर सारी की सारी चीजें वही हों तो सवाल कैसे मुश्किल बनाया जा सकता है? हाँ, घुमा फिरा के बात की, ट्रिकी अंदाज से पूछा हो, जिस तरह से स्टूडेंट को लग रहा है ऐसे असल में नाम। तो ये जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया ना, हमारे इम्तिहान के लिए बनाया है। ये दुनिया में सारा इम्तिहान, जिनको लग रहा है कि भूख इसलिए मिटी कि खाना खाया था, तो खाने खाने से भूख नहीं मिटी है। हाँ, खाना खाना था, खाना खाना चाहिए था, लेकिन भूख मिटना खाना रीजन नहीं था। प्यास लगी हुई है, पानी पीना चाहिए था, बिल्कुल पानी पीना चाहिए था, लेकिन प्यास बुझनी पानी से नहीं। मैं बहुत मुश्किल बात कर रहा हूँ। एक ना वाकया है कुरान पाक में, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त यंग थे, और उस वक्त एक वो फौज का हिस्सा थे, मतलब नबूवत का उस तरह से ऐलान नहीं था, एक फौज का हिस्सा थे। तो उस फौज में जो लीडर था वो तालूत था,
और उस फौज का मुकाबला हो रहा था, एक और दूसरी साइड पे जो था वो जालूत था। तो अल्लाह ने ये जो तालूत वाली फौज थी जिसका दाऊद अलैहिस्सलाम भी हिस्सा थे, इनको ये ऑर्डर दिया था कि तुम्हारी ना आजमाइश होगी रास्ते में पानी से। ये कुरान पाक का वाकया बता रहा हूँ। तो उसमें पानी से आजमाइश होगी और पानी नहीं पीना है। तो हाँ, अगर कोई चुल्लू भर पानी पीना चाहे तो पी ले। अब आजमाइश पानी से होने से क्या मुराद? यकीनन प्यास लगनी थी, वो प्यास अल्लाह ने देनी थी, तो ये तो टेस्ट था, टेस्ट हो गया, अब पानी पहुंच गया। जिन लोगों का ये यकीन था ना कि प्यास बुझनी तो पानी से ही है, उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, और मेजोरिटी थे जिन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। और जिनको ये यकीन था कि पानी तो जस्ट एक मीन है, असल में तो प्यास अल्लाह ने बुझानी, जब अल्लाह ने मना किया नहीं पीना पानी, तो नहीं पीना पानी, तो वो कुछ लोग थे जिन्होंने ये मान ली बात। अच्छा, जिन्होंने पानी नहीं पिया या चुल्लू पर पिया होगा, तो उनका यकीन था कि पानी से प्यास नहीं बुझती, प्यास अल्लाह बुझाते, जब अल्लाह ने मना किया तो मना किया है, तो वो लोग एक्टिव है। और जिन लोगों ने पानी पिया, कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया हो कि बहुत खेल खेल के, बहुत सारा दिन खेल के तो पानी मिलता है ना, तो फिर पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, प्यास फिर भी नहीं बुझती, या रमजान में रोजे खोलने के बाद ये हालत होती है। तो जिन्होंने ये यकीन किया कि प्यास तो पानी से बुझनी है, तो उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, और पानी पीते गए, और जो हाल रोजा खोलने के बाद होता है वही हाल उनका भी हुआ, वो एक्टिव ही नहीं रहे। तो उसके बाद उनका क्या हुआ वो तो खैर उसमें डिटेल नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि दुनिया में ना हमारे इम्तिहान हो रहे हैं, जो हमें रिसोर्सेज से काम बनते नजर आ रहे हैं, एक्चुअली वो रिसोर्सेज से नहीं बन रहे होते, यही इम्तिहान होता है। अगर कभी आपको ट्रैफिक में, ये जो लड़के खासतौर पर जो बाइक चलाते हैं, कभी ऐसे ऐसे करके निकाल लियो, ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके बचा के निकल गए हो, तो अंदर एक फीलिंग आती है मैंने बचा के निकाल ली बाइक। तो ये मैंने जो बचा के बाइक निकाली ना, ये आपका को कमाल ही नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। प्लेन क्रैश में से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। लेकिन ये 2 साल 3 साल पहले कराची में प्लेन क्रैश किया था, 2 लोग बच गए, और वो जो 2 लोग बचे वो प्लेन के अंदर मौजूद थे, और जहां प्लेन गिरा था घर में, मुझे लगता है वहां तो नहीं कोई कैजुअल्टी हुई थी, लेकिन लेट से हुई होती। अब वो जो घर में बैठा हुआ है आराम से, वो तो बैठे बैठे जहाज क्रैश से मर गया, और जो जहाज में बैठा हुआ है वो नहीं मर रहा है। तो ये जो हमारे साथ हो रहा होता है ना, किसी को तकलीफ पहुंच रही होती है, किसी को खुशी मिल रही होती है, टेस्ट ये है कि ये मेरा कमाल नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से ही थी, ये एक्चुअली टेस्ट है। तो मुस्लिम 7500 सैयदना शुएब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। मोमिन मुसलमान और मोमिन में फर्क होता है। मोमिन होता है जो ईमान वाला होता है, ईमान होता है दिल का यकीन। मोमिन का मामला भी अजीब है, बेशक उसके हर मामले में उसके लिए खैर है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए है। क्या? अगर उसे खुशी पहुंचे तो वो शुक्र अदा करता है। अच्छा, अब जब खुशी पहुंच रही है तो शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह का, ये क्या जेस्चर हुआ कि अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है, तो आपने किया है, जो उसके लिए खैर है तो अल्टीमेटली उसमें खैर ही मिलती है उसको। और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, यानी मैं जो मर्जी कर लेता, तकलीफ पहुंचनी थी तो अल्लाह आपकी तरफ से पहुंचनी थी, तो सब्र जो उसके लिए खैर है। तो जो हम इंसान कर रहे होते हैं ना, वो हमने करना है। जैसे अल्लाह ने एक मुआशी सिस्टम बनाया है, तो ठीक है, आपने दुकान भी खोलनी है, आपने नौकरी भी करनी है, कारोबार करना है, सब करना है, पैसे कमाने हैं, पैसे खर्च करके चीज खरीदनी है, लेकिन यकीन ये रखना है कि हमारे रिसोर्सेज से हमें नहीं फायदे हो रहे, अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब ये तरह कहने की क्या जरूरत है, बस ठीक है जी, हो रहा है तो हो रहा है। तो क्या, जहां पर क्लैश आ गया, जहां क्लैश आ गया, वहां पर जो रिसोर्सेज पे यकीन करके वो गड़बड़ हो गई। जैसे अगर कोई दुकान पे इसलिए हराम चीज बेच रहा है कि जी ग्राहक की डिमांड ही यही है, क्या करूं, मेरा तो घर ही से चलता है, तो अब हराम तो अल्लाह ने मना किया था, लेकिन क्या हुआ कि उसने यकीन किया कि मेरी दुकान चलेगी तो मैं पलूंगा, ये गड़बड़ हो रही है। तो ये यकीन ना इसलिए बड़ा जरूरी होता है, रातों रात नहीं बन जाता वैसे, तो वो भी खैर बात बीच में आ गई थी तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कर ली। अच्छा, एक मिनट रुकना, 7500 शायद मुस्लिम। अच्छा जी, सवाल मैंने कल एक बोर्ड पे कर दिया था, हाँ कर दिया था, वो जो क्या था एडवांस वाला, हाँ वो जो एंड पे किया था, और बात समेटते समेटते किसी को हो सकता है कुछ सवाल हो जो ना पूछे, अब पूछ लें। चलिए एक बात मैं खुद बता देता हूँ, जनरल बोरिंग में ये जो वर्किंग बनाई है, इसमें कैश फ्लोज लिखे हैं, कैश फ्लोज, और कैश फ्लो वो है जो पैसे पे कर रहे होंगे हम, तो जब बिल आया है उसमें से 10% एडवांस काट के पैसे दे रहे हैं, तो जितने पैसे दे रहे हैं वो लिखने हैं इस वर्किंग के अंदर, और डेट भी कौन सी लिखनी है, जिस दिन पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो इस कैलकुलेशन में लिखे ही कैश फ्लोज हैं, तो डेट भी तो फिर वही होगी ना जिस दिन पैसे दिए हैं। और दूसरा सवाल इसमें किसी का ये हो सकता है कि जब आखिरी वाला जो बिल था वो हमने इस कैलकुलेशन में लिखा ही नहीं, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में क्यों पूरा 80 यूज कर लिया है? क्योंकि बिल्डिंग पे काम हुआ था, पूरी इनवॉइस कस्टमर को कॉन्ट्रैक्टर ने दे दी थी, पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, काम तो हो गया ना बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग की कॉस्ट निकालते हुए सारे बिल्स की अमाउंट लेनी है। जी मैं पूछा बेटे कल वाले सवाल में से और कोई सवाल? चलिए कोई सवाल नहीं। कैपिटलाइजेशन रेट
कल मैं सवाल में खुद दे रहा था, तो सवाल में अगर गिवन नहीं है कैलकुलेट करना पड़े तो कर लेते हैं कैलकुलेट। वो स्क्रीन देखना ऑन करनी पड़ेगी। ये ऑन हो गई स्क्रीन? स्क्रीन ऑन हो गई? हाँ ओके दोनों। कैपिटलाइजेशन रेट अगर कैलकुलेट करना पड़े तो अब बताता हूं ये होता क्या है। एक बिजनेस ने एक बैंक लोन लिया हुआ था 200 मिलियन का 12% पे, फिर इसने पब्लिक बोरोइंग की हुई थी डिबेंचर इशू करके 300 मिलियन की, और इसी तरह से पब्लिक बोरोइंग एक और की हुई थी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की, पब्लिक बोरोइंग होती है, टीएफसी इशू करके पैसे लिए हुए थे 18%। ये मुख्तलिफ तरह की बोरोइंग्स बिजनेस के पास थी। लोगों को कहा होगा हम कंपनी है जी, बड़े जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स हैं, ग्रो करना है, हमें एक्सपैंड करना है, तो लोग फिर पैसे लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, होगी रिप्यूटेड कंपनी होगी कोई, तो इन पैसों का बहुत सारे यूज में से एक यूज ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी थी। इस बिल्डिंग की, अच्छा हाँ, वो कल क्लास के बाद स्टूडेंट ने पूछा था कि जनरल बोरिंग वाले सवाल में मैंने आपको लोन अमाउंट तो कल सवाल में बताई नहीं थी, है लोन अमाउंट तो वो तो बताई नहीं, चाहिए नहीं थी। स्पेसिफिक लोन में इंटरेस्ट लगता था लोन अमाउंट पे, जनरल बोरिंग में रेट लगना है खर्चे पे, तो लोन चाहिए नहीं। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है जो कल किया था, इस खर्चे पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन अब कौन सा लगा इसमें 12, 14, 18 इफेक्टिव रेट, ये कौन सा? हाँ जी रेट फाइन करेंगे। देखिए कुछ तो करना है, तभी तो मैंने कैलकुलेशन लिखा है, कुछ तो करना है। अगर अकाउंटेंट को ये पता हो, जो कि हाँ पता हो सकता है, क्योंकि ये बात प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन है कि ये जिस बैंक से लोन लिया था हो सकता है एमसीबी और एमसीबी के अकाउंट में ही इतने पैसे रखे हो सकता है ये वाला पैसा हमने एमसीबी में नहीं नेशनल बैंक में रखा हो, ये वाला पैसा यूबीएन में रखा हो, तो कहां से पैसा इस्तेमाल हो रहा होगा असल में पता हो सकता है। लेकिन चूंकि जनरल बोरोइंग है तो इसमें आईएस का रूल है कि बेशक हमें स्पेसिफिकली ही क्यों ना पता हो कि कौन सा पैसा इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी चूंकि जनरल है तो इस पे यूज करने के लिए इनका एवरेज इस्तेमाल होगा, और एवरेज 12 + 14 + 18 डिवाइड बाय 3 नहीं, ये बेकार तरीका है। इसके लिए एवरेज का तरीका इस्तेमाल होता है वेटेड एवरेज। तो कैपिटलाइजेशन रेट होता है इज द वेटेड एवरेज on all general borrowings outstanding कैपिटलाइजेशन रेट होता है वेटेड एवरेज, जितनी भी जनरल बोरोइंग्स उस वक्त मौजूद थी उस दौरान उन सबका एवरेज। और वेटेड एवरेज की मैम जिंदगी में पढ़ा होगा कभी, तो वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम समेशन WX डिवाइडेड बाय X, समेशन X समेशन W। तो वेटेड एवरेज है इसलिए फार्मूला होता है समेशन WX ओवर समेशन W। अच्छा अब इस मिसाल में से X क्या है और W क्या है?
एक्स अमाउंट है और एक्स रेट है और डब्ल्यू अमाउंट है। एक्स रेट है और डब्ल्यू अमाउंट है, या एक्स रेट है डब्ल्यू अमाउंट है, या डब्ल्यू अमाउंट और एक्स रेट है? डब्ल्यू अमाउंट है। इस फार्मूले में एक्स वो होता है जिसका हमने एवरेज करना है, डब्ल्यू उसका वेट होता है, तो हमने किसका एवरेज करना है? रेट का। तो ये एक्स है और ये उसका वेट है। और इसी मिसाल में चलें, इसी में अगर हम इस मिसाल का कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू एक्स का सम, यानी हर एक के डब्ल्यू को उसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई और फिर उनका सम, यानी 200 इंटू 12% प्लस 300 इंटू 14% प्लस 500 इंटू 18% डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का सम 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं पॉइंट नहीं, परसेंटेज 15.6%। अच्छा, इसको ना वैसे ये बिल्कुल ठीक है ऐसे, लेकिन आई रिकमेंड इसको ना टेबुलर फॉर्मेट में कर लें, क्योंकि इसमें केस बताना है जिसमें टेबुलर फॉर्मेट ही आप अच्छा कर सकेंगे। तो इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में कर देता हूं। डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू एक्स बन गया, ये इनका सम डब्ल्यू एक्स बन गया और ये सम डब्ल्यू बन गया। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कैपिटलाइजेशन रेट हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 1000, 15.6%। अच्छा, इनमें से किसी एक पे भी 15.6% है असल में, तो फिर ये 15.6% निकाला ही क्यों है? क्या करना है इसका इस्तेमाल? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है ना, इसलिए इसका नाम कैपिटलाइजेशन रेट होता है कि ये हमने एक ऐसा रेट निकाला है जिसको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए यूज करना है। असल में तो ये कुछ नहीं है, बस एक एवरेज निकाला है कैपिटलाइजेशन करने के लिए, तो इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं उसको। हाँ जी, है क्या करना है? बंद करना है? कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन को ना मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है कि ये इसी में चल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट में चल रहा हूं आगे। कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो रहा है? क्या हुआ? बंद करना था, वो बंद कर रहा है, वो चला रहा है।
ये वाला बंद करना है, कैसे जमाना है यार। कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन ही चल रही है। इसमें एक सिनेरियो ये है कि थ्रू आउट द पीरियड जनरल बोरोइंग्स सेम रहती हैं। इसका मतलब यह है कि ना इस दौरान कोई इजाफा हुआ ना कोई रीपेमेंट हुई। यानी कुछ सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो नया लोन इस दौरान और लिया हो, कोई पुराना वापस किया हो। तो ये यही है, यानी ये बता दिया। ये यही है जो किया है। इसमें W क्या था? अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स। सवाल लिखें इसके लिए, कर ले नोट कर ले। यार ये अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो कर देता ऊपर कर चलो। हाँ भाई वो नोटेड। चलें सवाल लिखें फिर। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 अप्रैल 23 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 दिसंबर 23। है जी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट बताया है 1 अप्रैल 23 और एंड बताया है 31 दिसंबर 23। सस्पेंशन है अगस्त के महीने की, सस्पेंशन अगस्त की है। एक्सपेंडिचर, अच्छा जो मैं अक्सर सवालों में एक्सपेंडिचर लिखा रहा हूँ, ये आईएएस में डिफाइंड ही यही है कि एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसे जेब से जाना। ये मैंने शुरू में बताया भी था जब मैं कमेंसमेंट की कंडीशंस बता रहा था। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट का मतलब है कैश का आउटफ्लो होना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज फॉलोज। फर्स्ट मई 5 मिलियन। फर्स्ट जुलाई 9 मिलियन। 1 अक्टूबर 6 मिलियन। बस खर्चे यही हैं। फॉलोइंग जनरल बोरोइंग्स were outstanding during the period. फॉलोइंग में बैंक लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, बैंक लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट।
बैंक ए बी सी, 3 बैंक कर लें, ए बी सी। लोन अमाउंट है 24 मिलियन, 36 मिलियन और 60 मिलियन, और इंटरेस्ट रेट्स इनके 10%, 12% और 18%, 18%। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट रिक्वायर्ड।
सवाल सबको कहा था करने को? हाँ जी, अगर कर रहे थे तो कर लिया होगा। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना एक अलग काम है और फिर उसको यूज करके कैपिटलाइज करना, बोरिंग कॉस्ट, अलग चीज है। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए ए बी सी और इनकी लोन अमाउंट है 24, 2.4, 3, 2, 8 पॉइंट। तो रेट आ जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट 14.6। और फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए फर्स्ट मई, फर्स्ट ये फुल स्टॉप लगाएंगे तो आखिरी लाइन के महीने पता चलेंगे। 5, 14, 20। ये 5 रहा 2 महीने, ये 3 महीने रहा, लेकिन उस 3 में से एक सस्पेंशन थी, ये 3 महीने। 5 million 14.6%, 2/12। 20 14.6%, 3/12, 0.7, 19। जितना इस एसेट पे कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया वो तो है ही है, 120। और उसके अलावा जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज है 120, ये कहां से आ गया 20? वो लोन अमाउंट है भाई, ये कहां? एसेट की टोटल कॉस्ट नहीं, जो यूज किए की नहीं बात, जो इस एसेट पे खर्चा किया है। अभी तो इसी भी बंद करा दिया यार। हाँ, केस 1 बस। या तो ड्यूरिंग द पीरियड को नया लोन लिया होगा या रीपेमेंट की होगी,
तो इसका मतलब है कि लोन में चेंजेस आ रही हैं। इसमें जो डब्ल्यू होगा ना, वो लोन अमाउंट के साथ साथ अमाउंट के साथ लोन अमाउंट के साथ साथ वो टाइम पीरियड भी होगा। ये पीरियड आउटस्टैंडिंग से क्या मुराद है, ये कल सवाल के साथ सिखाऊंगा। इसमें डब्ल्यू लोन अमाउंट भी होगी और ये पीरियड आउटस्टैंडिंग होती है कोई चीज, ये भी होगा। ये फिर कल सवाल के साथ सिखाता हूं कि ये क्या है। ठीक है, कैमरे को अल्लाह हाफिज।